नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अंतर्गत क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के विषय में जानेंगे। क्रोचे इटली के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री, दार्शनिक और कलावादी कहे जाते हैं, जिनका समय सन 1866 से सन 1952 ईस्वी तक रहा। ये विशुद्ध कलावादी थे। कला के लिए सिद्धांत में यद्यपि बहुत कुछ उचित, स्वास्थ्यकर और उपयोगी था, परंतु फिर भी उसमें कुछ दोष थे, क्योंकि व्यक्तिवाद में अगाध आस्था रखने के कारण यह मानते थे कि प्रत्येक कलाकार अपनी आत्मा के प्रकाश की सहायता से वास्तविक और सत्य को देख लेता है। वही सत्य उसे कला के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए और उसे जनता के लिए न लिखकर स्वांतः सुखाय लिखना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य आलोक तक पहुंचना जनता की शक्ति के बाहर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोचे भी मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे और इन्होंने मानसिक क्रियाओं को ही मान्यता प्रदान की और बाह्य उपकरणों को केवल गौण समझा। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्यक समन्वय की बात कही थी और इंद्रिय गोचर जगत की यानी मानसिक जगत की पूरी तरह अवहेलना की थी। हीगल ने भी बाह्य जगत की उपेक्षा नहीं की थी, परंतु क्रोचे ने बाह्य उपकरणों को केवल गौण माना और एकमात्र उन्होंने मानसिक क्रियाओं को ही प्रधानता दी। क्रोचे दार्शनिक थे, सौंदर्य शास्त्री थे। यही कारण है कि उनका अभिव्यंजनावाद काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। उनकी पुस्तक एस्थेटिक, जो कि सन 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है और जो कला के लिए एक विशिष्ट सिद्धांत को निरूपित करती है। इस प्रकार से क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रथम बिंदु है कि क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक होने के कारण आत्मा की मूलतः दो क्रियाएं मानते हैं। नंबर 1 सैद्धांतिक या विचारात्मक और नंबर 2 व्यवहारिक। व्यवहारिक क्रिया के दो रूप होते हैं, उपयोगी या आर्थिक और दूसरा नैतिक। और यह व्यवहारिक क्रिया मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से सैद्धांतिक या वैचारिक क्रिया के भी दो भेद हैं, स्वयं प्रकाश ज्ञान तथा तर्क ज्ञान। तर्क से प्राप्त ज्ञान का संबंध निश्चयात्मक बुद्धि तथा पदार्थ बोध से होता है और यह सामान्य ज्ञान है और उससे दर्शन और विज्ञान का जन्म होता है, जबकि स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध व्यष्टि यानी विशेष पदार्थ से होता है और वह कल्पना द्वारा कला का उत्पादक होता है। स्वयं प्रकाश ज्ञान इस प्रकार से बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। उसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वह एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है जो क्षण भर में ही किसी भावना को अपना करके उसे आकार, मूर्त और सुंदर रूप दे देती है। यदि तर्क तक पहुंचने के लिए बुद्धि का सहारा लिया जाता है तो सहज ज्ञान या स्वयं प्रकाश ज्ञान कल्पना के द्वारा प्राप्त होता है। सहज ज्ञान बिंबों की रचना करता है तो तर्क ज्ञान मात्र पदार्थ के बोध की रचना करता है, मात्र पदार्थों का बोध करवाता है। बुद्धि की सहायता से हम निर्णय करते हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। कल्पना हमारे मानस में ऐसे प्राणी का बिंब अंकित कर देती है और प्रातिभ ज्ञान के समय तर्क ज्ञान की उपस्थिति आवश्यक
नहीं है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी चित्र में चांदनी देख करके हम उसकी कलात्मक अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यह विचार नहीं है। बौद्धिक तत्व ही स्वयं प्रकाश ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं, विचार अनुभूति का विषय बन जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा बिंदु है कि क्रोचे सहज ज्ञान, क्रोचे ने प्रारंभ में आत्मा की जिन दो क्रियाओं का उल्लेख किया था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, उसमें सैद्धांतिक क्रिया के पुनः उन्होंने दो भेद किए, स्वयं प्रकाश ज्ञान और तर्क ज्ञान, और इसी स्वयं प्रकाश ज्ञान को उन्होंने सहज ज्ञान भी कहा है। दूसरा, क्रोचे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी भेद मानती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में वास्तविकता और अवास्तविकता के अंतर का ध्यान रहता है, उसमें देश काल का भी ध्यान रहता है, जबकि स्वयं प्रकाश ज्ञान में देश काल का भेद नहीं रहता। जो वस्तुएं हमारे सामने हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु हमारे मन में ऐसी वस्तुओं और दृश्यों का भी चित्र उभरता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। यही जो है वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है। और इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जो स्वयं प्रकाश ज्ञान या सहज ज्ञान है वह प्रत्यक्ष दर्शन तक ही सीमित नहीं है, वह देश और काल की परिधि में ही आबद्ध नहीं रहता, वरन उनसे भी स्वतंत्र है। अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि क्रोचे ने सहज ज्ञान या स्वयं प्रकाश ज्ञान को संवेदनों से भी भिन्न माना है। कारण संवेदन अस्थिर एवं अरूप होते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। उन्हें हम स्वयं प्रकाश ज्ञान की सामग्री कह सकते हैं। संवेदनों के अधिक जटिल एवं संयुक्त रूप को भी स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं कह सकते। अर्थात संवेदनों के निरूपण को हम स्वयं प्रकाश ज्ञान तभी मानेंगे जब उनसे समुचित बिंबों की सृष्टि हो। एक प्रकार से सहज ज्ञान यांत्रिक और निष्क्रिय नहीं होता, वह ऐसा ज्ञान होता है जो सहज ही हमारे हृदय में उतर जाता है। एक प्रकार से वह प्रभावों की एक सक्रिय व्यंजना है। तो इस आधार पर क्रोचे सहज ज्ञान को संवेदनों से भिन्न मानते हैं और ये मानते हैं कि संवेदनों को हम तभी सहज ज्ञान मान सकते हैं जब उनमें समुचित बिंबों की सृष्टि हो। आगे वो कहते हैं कि वस्तुओं के इंद्रिय संपर्क के अवसर पर हम में जो संवेदन उत्पन्न होता है वह अरूप होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। अंतर मन में उसकी कोई स्पष्ट भावना नहीं होती, उसके रूप का स्पष्ट बोध नहीं होता, मन में उसका रूप निर्मित ही नहीं होता, केवल एक प्रतीति या विश्वास मात्र होती है। एक प्रकार से संवेदना में यांत्रिकता, निष्क्रियता लक्षित होती है। इसके विपरीत सहजानुभूति जो है एक प्राण शक्ति है, क्रियात्मकता उसमें होती है। सहजानुभूति एक प्रकार की आत्मिक अनुभूति है और ऐसी अनुभूति जिसके आलोक में अदृश्य वस्तु दृश्य बन जाती है, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है और अरूप रूपवान बन जाता है। इस प्रकार से सहज ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान या सहजानुभूति को वो संवेदनों से सर्वथा भिन्न मानती हैं। आगे वो कहते हैं कि जब चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगा। अर्थात पूर्ण प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि जब वह अपने अंतर मन में, बाहर नहीं, अंतर मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त कर लेगा। इस प्रकार से क्रोचे सहजानुभूति को एक प्राण शक्ति और मानता है, उसमें एक क्रियात्मकता होती है, एक प्रकार की उसमें आत्मिक अनुभूति होती है। आगे वो कहते हैं कि जब चित्रकार किसी वस्तु की झलक देखता है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है।
हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तो तभी मानते हैं जबकि वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर ले, अर्थात जब उसके अंतर्मन में वह पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाए। इस प्रकार क्रोचे सहजानुभूति को एक आंतरिक अभिव्यंजना या आंतरिक रूप रचना मानता है जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है और जो सभी संवेदनों को अपने में खपा के उनके साथ एक होकर एक मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है। वह उन्हें आत्मा का अभिव्यंजनात्मक कर्म मानता है और इसी कर्म के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के वेग को नियंत्रण में रखता है, प्रभावों को बिंबों में अभिव्यक्त कर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। वस्तुतः क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कॉलरिज की प्राथमिक कल्पना दोनों एक ही है, क्योंकि कॉलरिज भी तो इंद्रिय बोध और संवेदना की व्यवस्था में ढालने वाली अंतः शक्ति को ही प्राथमिक कल्पना कहते हैं और क्रोचे भी उसे अभिव्यंजना या सहजानुभूति कहता है। सारांश ये कि क्रोचे सहजानुभूति को ही अभिव्यंजना मानता है और यह अभिव्यंजना जो है वह अंतर्मन में होती है, बाह्य प्रकाशन अथवा प्रेषण नहीं। इसके लिए बाहर पत्थर, चित्रफलक या कागज पर होना आवश्यक नहीं है। जब एक उत्पन्न होती है तो उसी क्षण उसके साथ दूसरी भी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जब सहजानुभूति उत्पन्न होती है तो उसी के साथ अभिव्यंजना भी हो जाती है, परंतु यह अभिव्यंजना सिर्फ अंतर्मन में ही होती है। क्रोचे का मत है कि सहजानुभूति बिंब रूप या अभिव्यक्ति होती है और वही कला भी है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि क्रोचे कला और सहजानुभूति को एक मानते हैं और कहते हैं कि इनका अभिन्न संबंध है। यद्यपि क्रोचे के अन्य विचारकों ने उनके इस बात का विरोध किया है, क्रोचे ने स्वयं प्रकाश में असाधारण तीव्रता होने पर ही क्रोचे ने माना है कि जब स्वयं प्रकाश ज्ञान में असाधारण तीव्रता होती है तभी कला का सूत्रपात होता है। और क्रोचे स्वयं प्रकाश में भेद नहीं मानता। भेद होता है तो केवल उसकी व्यापकता और समृद्धि में। कलाकार के स्वयं प्रकाश सामान्य जन के स्वयं प्रकाश से कहीं अधिक विस्तृत, समृद्ध एवं सुस्पष्ट होते हैं। यदि हमारी कल्पना प्रखर है तो हमारा स्वयं प्रकाश ज्ञान या सहज ज्ञान भी समर्थ है। तभी हम उच्च कोटि के कवि, चित्रकार अथवा मूर्तिकार बन सकते हैं। उनका कहना है कि विशिष्टता कथा वस्तु में नहीं होती बल्कि कलाकार की दृष्टि में होती है। प्रभाव बिंबों को कल्पना के द्वारा रूपात्मक अभिव्यक्ति देने में होती है। अगले बिंदु में क्रोचे कहते हैं कि कला जो है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कलाकार अपनी सहजानुभूति को पूर्ण अभिव्यक्ति देने में प्रयत्नशील रहता है और इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही उसके मन पर पड़े प्रभाव कल्पना का रंग ग्रहण करके विशद और मूर्त हो उठते हैं, विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं और मूर्त हो उठते हैं। जब कलाकार अपने मानस में अनुभूति के लिए शब्द प्राप्त कर लेता है, किसी आकृति या मूर्ति की धारणा उसके मन में निश्चित या स्पष्ट हो जाती है, बस तभी यह मान लिया जाएगा कि अभिव्यंजना उत्पन्न हो गई है, भले ही वह चित्र या मूर्ति का निर्माण करता है अथवा नहीं। यदि वह चित्र या मूर्ति का निर्माण करता है तो वह अतिरिक्त क्रिया होगी और जिस कलाकार का जितना अधिक विशद प्रत्यक्षीकरण होगा, विशद प्रत्यक्षीकरण से प्राय कि अपने मन में वह जितना उसे स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेगा, उतना ही विशद सफल उसकी अभिव्यक्ति होगी। चूँकि अभिव्यक्ति ही कला है, अतः उतनी ही सफल उसकी कला भी होगी। इस प्रकार से क्रोचे ने माना है कि कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्रोचे आगे कहते हैं कि कला की सुंदरता और असुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इंद्रिय गोचर जगत में वह विषय सुंदर है अथवा असुंदर। जो सामान्य अर्थ में सुंदर है वह भी कभी कभी मानसिक अभिव्यक्ति की गलती के कारण
असुंदर बन जाता है। अतः कला के उत्कृष्ट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो। जिस जीवन का कला में निरूपण हो वह उत्तम हो, क्योंकि उत्कृष्टता तो जीवन के प्रति दृष्टि में होती है। उत्कृष्टता का आधार कल्पना शक्ति की सहायता से अपने उत्पन्न प्रभावों को मूर्त रूप देने या अभिव्यक्त करने में निहित होता है। यदि कोई कुरूप और विभत्स वस्तु भी कलाकार के मन पर प्रभाव डालती है तो वह भी कला का विषय बन सकती है। फिर जब तक संसार में कुरूपता और क्षुद्रता बनी हुई है तब तक कलाकार के अंतर मन पर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा और उसकी अभिव्यंजना भी होती रहेगी। इस प्रकार से उनका मानना है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो यह जरूरी नहीं है, परंतु जिस जीवन का कला में निरूपण किया गया है वह उत्तम होना चाहिए। अतः क्रोचे के मतानुसार काव्य विषय का चुनाव नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त चुनाव इच्छा का कार्य है और कला तो हमारी अंतः प्रेरणा का कार्य है, जो कि इच्छा शक्ति पर आधारित नहीं होती। इस दृष्टि से क्रोचे मानता है कि काव्य वस्तु का चुनाव नहीं किया जा सकता। आगे एक अन्य बिंदु में क्रोचे मानते हैं कि अभिव्यंजना या कला को आंतरिक क्रिया स्वीकार करते हैं और उसी में सौंदर्य तत्व का अधिवास भी मानते हैं। वह सहजानुभूति को शब्दों रंग रेखाओं में व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझता। बाह्य अभिव्यंजना का कला के विशुद्ध क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कलाकार की कलाकार के रूप में स्थिति केवल उन क्षणों में होती है जब उसमें अंतःस्फुरण होता है, अर्थात जब उसमें अंतः प्रेरणा उत्पन्न होती है और वह ऐसा अनुभव करता है कि वह उस विषय के साथ तदाकार हो गया है। विश्व में जो भी उदात्त कविताएं निर्मित हुई है वे कवि की मूल भावना की, यानी उनमें जो मूल भावना वो बहुत अधिक थी, उसकी केवल धूमिल छाया मात्र ही है। सारांश ये कि कवि काव्य निर्माण से पूर्व ही कृति का समग्र मानव दर्शन अपने अंतर मन में कर लेता है, उसका एक खाका खींच लेता है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि बाह्य अभिव्यक्ति कला नहीं है तो क्या है। इस दृष्टि से उन्होंने कहा है कि प्रेषण और बाह्य प्रकाशन केवल सहायक साधन मात्र है। संप्रेषण एक व्यवहारिक क्रिया है। सौंदर्यात्मक क्रिया पूर्णतः सैद्धांतिक होती है। अतः मूर्ति रचना, चित्र बनाना या कविता केवल बाह्य उद्दीपन मात्र है, जिससे सहृदय के में जो सौंदर्यानुभूति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर कलाकार ने उसे मूर्त रूप दिया था। इसके अतिरिक्त क्रोचे बाह्य प्रकाशन को स्मृति की सहायक वस्तु कहता है, जिसकी सहायता से कलाकार अपनी सहज अनुभूति को पुनः प्रस्तुत कर लेता है, यानी पुनः उत्पन्न कर लेता है। इन कलाकृतियों के कारण उसकी सहजानुभूति, बिंब आदि नष्ट नहीं होते। बाह्य प्रकाशन मतलब बाहरी रूप में किसी वस्तु को रचना, उसका चित्र खींचना या कविता करना आदि को वो सहायक वस्तु मानते हैं और कहते हैं कि इनके कारण कलाकार अपनी सहजानुभूति को पुनः प्राप्त कर लेता है और उसकी सहजानुभूति और बिंब आदि नष्ट नहीं होते, जिन्हें देखकर वह पुनः उस मानसिक स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिसके उसके मन में सहज अनुभूति का जन्म हुआ था। अतः बाह्य अभिव्यक्ति तो केवल व्यवहारिक उपयोगिता के लिए है। उसके द्वारा कवि अपनी अनुभूति को अपने और दूसरों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। क्रोचे लिखते हैं, अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप। बिना ज्ञान के कर्म असंभव है, किंतु ज्ञान का अस्तित्व कर्म पर आश्रित नहीं रहता, वह अपने आप में ही परिपूर्ण है। अतः कला जब सिद्धांत के क्षेत्र में आगे बढ़कर व्यवहार के क्षेत्र में पदार्पण करती है, तभी उसके सामने प्रयोजन आदि के प्रश्न प्रस्तुत होते हैं। अन्यथा अभिव्यंजना सौंदर्य अथवा कला का एक ही प्रयोजन है, मन में सहज ज्ञान को आलोकित तथा अभिव्यंजित
करना। उससे जो संतोष और आनंद मिलता है उसका मूल्य हम उपयोगिता या नैतिकता की कसौटी पर कसकर निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकार से कला नैतिकता और राजनीति से पूर्णतः निर्लिप्त है। कला का आनंद तो सफल अभिव्यक्ति से प्राप्त आत्ममुक्ति का आनंद है। सफल अभिव्यक्ति के क्षणों में कलाकार को ऐसे लगता है कि जैसे वह मुक्त हो गया हो। क्रोचे का यह भी मत है कि सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य का निवास करता है और यदि अभिव्यक्ति सफल नहीं है तो वह अभिव्यक्ति ही नहीं कही जा सकती। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने क्रोचे के विचारों का विस्तृत अध्ययन किया है। कल हम इन्हीं विचारों को सार रूप में, निष्कर्ष रूप में और अधिक प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।